वेलकम टू द पॉर्न एंड मैस्टरबेशन क्विटिंग गाइड। ये गाइड मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जो अपनी एडिक्शंस को खत्म करना चाहते हैं। फिर चाहे हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं पॉर्न और मैस्टरबेशन की, या चाहे आपको कोई दूसरी एडिक्शन भी हो, जैसे अगर आपको जंक फूड की एडिक्शन है, आप जरूरत से ज्यादा खाते हो, आपको मीठा खाना बहुत ज्यादा पसंद है, या फिर आप तला हुआ खाते हो जस्ट टू फिल दिस इनर वॉइड, या फिर आप पीपल प्लीजर हो और आप बार बार लोगों के आगे जरूरत से ज्यादा बोल देते हो, आपको अपनी जुबान पर कोई कंट्रोल नहीं है और आप दूसरों को अपने से ऊपर रखते हो और अपनी नीड्स की बिल्कुल भी कदर नहीं करते हैं। वट एवर योर बैड हैबिट और एडिक्शन इज, आज हम ये सीखने वाले हैं कि उसकी जड़ क्या है। एक बार में ये समझ आ जाता है कि वो आ कहां से रही है, क्यों आप बार बार पॉर्न देख रहे हो, क्यों आपको दिन में इतनी बार मैस्टरबेट करना पड़ रहा है और उसके बाद आप गिल्टी भी फील कर रहे हो। अगर आपको एक बार पता लग जाए कि व्हाई एम आई डूइंग दिस, तब हम कुछ उसके बारे में कर भी सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाई यू गॉट एडिक्टेड। सी, हमारे पास दो मॉडल्स हैं। एक मॉडल था जो अभी तक हमें दिया गया था कि इस वजह से हमें कोई ना कोई एडिक्शन होती है, और पुराने मॉडल को हम समझते हैं। पुराना मॉडल हमें बोलता है कि हमारे अंदर कोई ना कोई डिस्ट्रेस होता है, कोई ना कोई हमें इमोशनल क्यू मिलता है। मतलब अगर हमें घर में डांट पड़ती है, मे बी अगर आप बचपन में जाओ तो बचपन में अगर आपको बोला गया था कि ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना, पेरेंट्स बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग थे, कोई भी इमोशनल डिस्ट्रेस हो सकता है, कोई ना कोई नेगेटिव आपको इमोशन मिला होता है, उससे क्या होता है, आप कुछ ना कुछ फैंटेसाइज करना शुरू कर देते हो अपने पेन को कम करने के लिए। आप भी फैंटेसाइज करते हो कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, मैं मम्मी पापा को बताऊंगा। दिस इज अ फैंटेसी। अगर आप ये फैंटेसाइज करते हो कि यार मम्मी पापा परेशान है जस्ट बिकॉज़ उनके पास पैसे नहीं है और ये अपना गुस्सा मेरे ऊपर निकालें तो मैं बहुत ज्यादा पैसे कमाऊंगा, दिस इज आल्सो फैंटेसी। या फिर अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं बहुत ज्यादा पेन में हूं एंड आई नीड समथिंग दैट विल गिव मी प्लेजर, तो आप चॉकलेट्स के पास जाते हो, आप चिप्स के पास जाते हो, या फिर आप अपनी नजरें खोल के बस लोगों को देखते हो कि क्या मैं इनसे ले सकता हूँ। दैट्स ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ फैंटेसी। तो फैंटेसी का काम क्या होता है, फैंटेसी हमें एंटिसिपेटरी डोपामिन देता है। बिकॉज जिस भी चीज के बारे में हम फैंटेसाइज कर रहे हैं, चाहे हम अपने पेरेंट्स को गंदा फील कराने के बारे में सोच रहे हैं एज अ चाइल्ड, या फिर हम ये सोच रहे हैं कि मुझे कुछ मीठा मिल जाए, कुछ भी मेरे को प्लेजर देने के लिए मिल जाए, एक्चुअल में अभी हमारे पास वो चीज है नहीं। तो हमारे को डोपामिन किस चीज का मिल रहा है, हमारे को डोपामिन मिल रहा है बस उस चीज के बारे में सोचने का, उसको पाने का प्लान बनाने का, कि मेरे को कोई चीज बाद में मिलेगी तो उसके बारे में मैं और सोचूं, उसको सीरियसली लूं, और ये अपने आप में ही हमें डोपामिन से भर देता है। इसके बाद क्या होता है, वी गो आउट ऑफ कंट्रोल। मतलब जब हमें वो चीज मिल जाती है, या फिर जब हम उस चीज के परसूट में होते हैं, जब हमें चॉकलेट मिल जाती है या फिर वो ऑलमोस्ट मिलने वाली होती है, हम पागल हो रहे होते हैं। या फिर जब हम पैसा कमाना शुरू करते हैं और हमें लगता है कि यार इसी चीज का मैं वेट कर रहा था, हमेशा मेरे मम्मी पापा ने मेरे को तंग किया है, नाउ इज द टाइम। तो तब क्या होता है, हम खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते, बिकॉज जो भी हमारी फैंटेसी थी हमें देख रहा होता है कहीं ना कहीं वो पूरी हो रही है, और फिर हमारे अंदर हमारी ईगो सेटिस्फाई होना शुरू हो जाती है। बट इसके बाद होता क्या है, हम कुछ ना कुछ गलती करते हैं। मे बी हम जंक फूड ज्यादा खा लेते हैं, हम अपने पेरेंट्स को नहीं ज्यादा खा लेते हैं, वट जो भी हम अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए कोई भी अडेप्टेशन का सहारा लेते हैं, किसी भी तरीके से हम जब अडेप्ट करते हैं अपने नेगेटिव इमोशंस के अकॉर्डिंग, हम गिल्टी फील करते हैं कि यार ये मैंने क्यों कर दिया। और गिल्टी फील करने के बाद क्या होता है, थोड़ा टाइम हम रुकते हैं, थोड़ा टाइम में भी हम जंक फूड नहीं खाएंगे, मे बी हम सबसे अच्छे से बात करेंगे, अपने दोस्तों को अच्छे से ट्रीट करेंगे, किसी को भी ऐसा नहीं फील होने देंगे कि हमारे अंदर कुछ नेगेटिव था और हमने उन पे निकाल दिया। हम हर चीज को सॉर्ट कर लेंगे जस्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बट उसके बाद क्या होगा, वी रिलैप्स। तो ये जो पुराना मॉडल है, ये चलता है पूरा डोपामिन के बेसिस पे। मतलब ये मॉडल हमें बताना चाह रहा है कि हमारे अंदर बस नेगेटिव इमोशन है, उस नेगेटिव इमोशन को हम दूर करना चाहते हैं बाय रिजॉर्टिंग टू सब्सटेंसेस, बिहेवियर्स, और हमारी जो भी बुरी हैबिट्स होती हैं। ये बोल रहा है एडिक्शन इज अ कंपल्सिव नीड फॉर अ सब्सटेंस और बिहेवियर। दिस इज द डेफिनेशन इन द ओल्ड मॉडल, कि जो भी एडिक्शन है वो हमारी कंपल्सिव नीड है टुवर्ड्स अ बिहेवियर, कुछ ना कुछ बिहेव करने के लिए या फिर कोई ना कोई सब्सटेंस लेने के लिए। और ये डेफिनेशन यहीं पर खत्म हो जाती है। साइंस के पास अगर हम यहाँ पर जाए, जो हार्ड साइंस होती है उसके पास और कोई फर्दर डेफिनेशन नहीं है। बट व्हेन वी एंटर द रेलम ऑफ थेरेपी, साइकोलॉजी, साइकियाट्री, जब हम अपने माइंड में डीप जाना शुरू करते हैं, हम पकड़ते हैं अपने चाइल्डहुड को, अपने अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस पैटर्न्स को, और वो बताता है कि एडिक्शन का नया मॉडल किस तरीके से काम करता है। तो एडिक्शन का नया मॉडल जो होता है वो सिंपल एक चीज बोल रहा है कि जो भी हमारी इमोशनल नीड होती है, वो इमोशनल नीड हमारे बचपन में पूरी नहीं हुई थी, और उस इमोशनल नीड को फेल्ड तरीके से पाना ही अपने आप में एडिक्शन होती है। बिकॉज एडिक्शन जो भी जिस भी चीज की हो, चाहे आप खाना खा रहे हो, चाहे मैस्टरबेट कर रहे हो, चाहे पॉर्न देख रहे हो, आप कुछ पाना चाहते हो बट फिर भी वो आपको मिल नहीं रहा है। सो दिस मॉडल सेज एडिक्शन इज द रिस्पॉन्स टू एन अनमेट इमोशनल नीड। मुझे कुछ चाहिए था, मुझे वो मिला नहीं। यहाँ पर ये नहीं बोल रहा कि मैं बस नेगेटिव फील कर रहा हूँ तो मैं कुछ अच्छी प्लेजरेबल चीज के पास जा रहा हूँ, नहीं। ये बोल रहा है कि यू हैव अ डीपर पेन, इट्स नॉट जस्ट अबाउट नेगेटिव फीलिंग्स, आपको कुछ मिला नहीं है। सो दिस इज अ न्यू मॉडल दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। The substance or the addictive behavior is secondary. The focus of addiction is to change the internal story of a person, not the feeling. फीलिंग कुछ भी हो सकती है। अगर एक इंसान नेगेटिव भी फील कर रहा है तब भी वो अपनी लाइफ में अच्छा कर सकता है, वो सक्सीड फिर भी कर सकता है, बिकॉज़ लोग नेगेटिव विजुअलाइजेशन को, नेगेटिव इमोशंस को पूरे दिन यूज करते हैं जस्ट टू फिल देमसेल्व्स विद ड्राइव। ये चीज मैं करता हूँ कि अगर मेरे को लग रहा है कि मैं अपने गोल्स तक पहुंच नहीं पाऊंगा, या फिर मैं जिन लोगों को अपना आइडल मानता हूं मैं उनको डिसअपॉइंट करूंगा, सो दैट्स अ नेगेटिव फीलिंग। बट उसका मतलब अपने आप में ये नहीं है कि मैं उस नेगेटिव फीलिंग को ठीक करने के लिए एडिक्शन के पास जाऊंगा। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो भी हमारा एडिक्टिव बिहेवियर है, इट इज सेकेंडरी। द प्राइमरी थिंग इज टू फोकस ऑन द इंटरनल स्टोरी, कि मैं उस पर मीनिंग क्या लगा रहा हूँ, जो भी मैं नेगेटिव फील कर रहा हूँ उस पर मैंने क्या लेबल लगाया, क्या मैंने उससे मतलब निकाला, कि अगर मेरे को बचपन में थोड़ी देर के लिए भी अगर अपने मम्मी पापा की अटेंशन नहीं मिली थी, क्या मैं ये बोल रहा था कि ठीक है अभी मैं थोड़ी देर के लिए बस नेगेटिव फील कर रहा हूँ, जब वो वापस आएंगे मैं खुश हो गया। या फिर जस्ट बिकॉज एक बच्चे को पता ही नहीं है कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, वो ये बोलेगा कि मम्मी पापा मेरे पास नहीं है, चाहे वो कितनी आधे घंटे के लिए भी हो गए हो, बट फिर भी एक बच्चा ये सोच सकता है कि मुझे प्यार नहीं मिलता। सो दैट बिकम्स दैट चाइल्ड्स इंटरनल स्टोरी। वी नीड टू आस्क व्हाई इज द पर्सन इज इन पेन, नॉट व्हाई इज ही मैस्टरबेटिंग 4 टाइम्स अ डे, ईटिंग सो मच और वेस्टिंग टाइम वॉचिंग पॉर्न। हमें ये जानने की कोशिश करनी है कि आपका दर्द क्या है, क्यों आप दर्द में हो, किस चीज को आप सीख कर रहे हो बाय मैस्टरबेटिंग और वॉचिंग पॉर्न। जो भी आपको मिल रहा है कि मे बी आपको मेंटल क्लैरिटी मिल रही हो, मे बी आपको ये लग रहा हो कि थोड़ी देर के लिए एटलीस्ट मेरे को ऐसा फील होता है कि सारा प्रॉब्लम, सारा स्ट्रेस दूर हो गया। मे बी आप ओवरवर्क, ओवरबर्डन हो, आप उससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हो एंड आप कुछ प्रूव करना चाहते हो किसी न किसी इंसान को, और वो इस तरीके से खुद को दिख रहा है। When the pain is so much, we resort to coping mechanisms to help us absorb the shock. So, porn and masturbation are just shock absorbers. वो एक्चुअल में ये नहीं दिखाने की that is the real problem. वो ये दिखाने की प्रॉब्लम तो इसके नीचे है, कुछ आपको झटका मिला है और उस झटके को कम करने के लिए, उसको नम करने के लिए आप सहारा ले रहे हो पॉर्न और masturbation का। So before the external solutions like website blockers, distracting yourself or not being alone, you need to find what's keeping this problem alive.
मतलब अगर आप यूट्यूब पर जाकर देखोगे, अगर आप गूगल करोगे तो ज्यादातर ये चीज बोली जाती है कि अगर आप पॉर्न देख रहे हो बार बार, आप खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, बार बार आप लॉगिन करके वहीं पर उसी वेबसाइट पर चले जाते हो, देन जस्ट यूज वेबसाइट ब्लॉकर्स। या फिर आपको ये बोला जाता है कि अगर आप अकेले में इतना समय बिता रहे हो तो अकेले में समय मत बिताओ, खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लो, खुद को बिजी रखो। बट इज दिस एक्चुअली सॉल्विंग योर प्रॉब्लम? जब भी आप किसी न किसी मोमेंट पर अकेले होगे, जब भी आपके अंदर अर्ज आएगी, जब भी आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं कुछ ना कुछ खोलूं और मैं कुछ ना कुछ देखूं, तब चाहे अपने लैपटॉप में लगा रखा होगा वो ब्लॉकर और वो मे भी एकदम से हट ना पाए। दैट्स अ फीचर ऑफ सम ब्लॉकर्स। तो आप फोन पर जाओगे, आप अपने आईपैड पर जाओगे, आप कुछ ना कुछ रिजॉर्ट करोगे, आपके पास जो पॉइंट सेव थी पहले से, आप उसको देखना शुरू कर दोगे। सो ये छोटी मोटी जो चीजें होती है, जो छोटे छोटे बफर्स होते हैं, जो सोल्यूशन होते हैं, ये एक्चुअली काम ही नहीं करते हैं। बिकॉज रूट कॉज है कि मेरे अंदर कुछ पेन है, लेकिन सोल्यूशन लोग क्या दे रहे हैं? वेबसाइट को ब्लॉक कर दो। इंडिया में भी हम ये चीज देख रहे हैं कि एक इंसान को समझने के बजाय, हम ये समझने के बजाय कि लोगों को चाहिए कि हम ये बोलते हैं कि पॉर्न को ही बैन कर दो, मेक एवरीथिंग दैट इज बैड इलीगल। बट क्या इससे कोई भी जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती है क्या? एक्चुअल में अगर हम ये बोले कि किसी स्टेट में हम अल्कोहल बैन कर दें, क्या लोग वहां पर पीना बंद कर देते हैं? ऐसा कभी भी नहीं होता। बैनिंग समथिंग इज नॉट द सोल्यूशन। जब भी पास्ट में ऐसा हुआ है कि एक ड्रग को बैन कर दिया गया है, तभी उसी पॉइंट से उस ड्रग से रिलेटेड जो रेवेन्यू होता है वो स्काई रॉकेट करता है, क्योंकि लोग और उस चीज तक पहुंचना चाहते हैं जिस चीज को बोला गया था कि इस चीज से दूर रहो। लोगों के अंदर एम्प्टीनेस है, तो वो चीजों को दूर रखने से, चीजों को बैन करने से खत्म नहीं होती है। हमें फोकस करना है चीजों पर नहीं, बल्कि इंटरनल पेन पर। वेयर टू लुक फॉर द रूट कॉज। जो भी हमारा ट्रॉमा है, जो भी हमारा वूंड है, या फिर जो हमारी एडिक्शन का कॉज है, वो अलग अलग तरह से खुद को मैनिफेस्ट कर रहा होता है। जैसे वो हमारी बॉडी में खुद को मैनिफेस्ट कर रहा हो सकता है। लोगों को ये चीज पता ही नहीं होती है, और लोग ये सोचते हैं कि जो हमारा ट्रॉमा है, जो भी हमारे पास में हुआ था, वो बस हमारे मन में है, या फिर वो बस एक मेमोरी है। उसको बस मन में हम कुछ रिवाइव करेंगे, हम कुछ ना कुछ सबकॉन्शियस इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे हम, और वो सब ठीक हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है। एक ट्रॉमा, एक मेमोरी, सर से लेके पैर तक हर चीज को शिफ्ट करके बैठी होती है। इंटेलिजेंस एंड योर माइंड इज ऑल ओवर योर बॉडी। कभी भी ये मत सोचना कि मन सिर्फ आपके सर के अंदर है, सर के अंदर दिमाग है, बट आपकी जो मेमोरी है, मेमोरी पूरी बॉडी में स्टोर होती है। आपके बचपन में आपको शरीर पर चोट लगी थी, उससे आपका मन अफेक्ट हुआ होगा, आपको मे बी ज्यादा कॉन्फिडेंस लगा होगा, या फिर कम कॉन्फिडेंस लगा होगा, व्हाटएवर, या फिर आपको अगर ह्यूमिलिएट कराया था, मतलब इट्स अ साइकोलॉजिकल वुंड, वो भी आपके पोस्चर में, शरीर में, अलग अलग तरह के एनर्जी ब्लॉक्स में दिख रहा होगा। सो कभी भी ये अज्यूम नहीं करना कि ये बस मन का खेल है। नहीं। आगे हम बॉडी के बारे में और बात करने वाले हैं, बट अभी चलते सेकंड पे, चॉइस ऑफ योर पार्टनर। बहुत लोग मेरे पास आके ये बोल रहे होते हैं कि सौरभ, मेरे को पता नहीं क्यों मैं सिमिलर तरह के लोगों को बार बार अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता हूं, बार बार मैं टॉक्सिक लोगों को या तो अपनी तरफ बुला लेता हूं, या फिर मेरे ऐसे पार्टनर्स होते हैं जो ब्रोकन होते हैं, वुंडेड होते हैं, टूटे हुए होते हैं, हमेशा मैं उनको रेस्क्यू करने में, हील करने में बिजी हो जाता हूं। पता नहीं क्यों ऐसा जब होता है, जब सेम तरह के लोग आपकी लाइफ में बार बार आ रहे होते हैं, वो आपकी किस्मत नहीं है, वो आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में नहीं लिखा हुआ है। वो आप खुद ही अनकॉन्शियसली अपने साथ कर रहे हो। आपके साथ बार बार कोई प्रॉब्लम तभी आ रही है, बार बार अपना पैसा तभी लूज कर रहे हो, बार बार गलत लोग आपकी लाइफ में तभी आ रहे हैं, बार बार घर में इतने कलेश इसलिए हो रहे हैं क्योंकि देयर इज समथिंग अनकॉन्शियस दैट यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू। और जो भी हमारे मन में, हमारी मेमोरी में अनकॉन्शियस चीजें होती है, अगर हम उनको पकड़ते हैं कि अच्छा ये मेरा पैटर्न है, इस तरीके से मैं अपनी इनर वॉइस को फील करने की कोशिश कर रहा हूं, जब भी आप उसको पकड़ोगे नहीं, वो बाहर अपने आप को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करेगा, और आप बोलोगे यार ये पता नहीं कैसे हो रहा है, मेरी किस्मत ही खराब है। नहीं, किस्मत किसी की भी खराब नहीं होती है। जो पास में हो गया आप उसको बोल सकते हो कि ओके दैट वाज माय डेस्टिनी, बट जो फ्यूचर में होने वाला है उसका कंट्रोल आपके पास अभी ही है। यू हैव फ्री विल। नेक्स्ट, चॉइस ऑफ फ्रेंड्स, सिमिलर थिंग। खुद से क्वेश्चन करो कि किस तरह के लोग मैं अपने आसपास पाल कर बैठा हूं। मेरे दोस्त मेरे पॉर्न और मैस्टरबेशन वाले बिहेवियर को रीइंफोर्स करते हैं, क्योंकि वो भी बता रहे होते हैं कि भाई तुमने वो वाली पॉर्न देखी, उस पॉर्न एक्ट्रेस को देखा तुमने। किस तरह के दोस्त हैं आपके? क्या आपके दोस्त आपको सच तक पहुंचने में मदद कर रहे हैं, या फिर क्या आपके दोस्त ऐसे हैं जो आपको और ज्यादा अनकॉन्शियस बनाए जा रहे हैं, वो और ज्यादा आपको हीलिंग के स्टेज से दूर ले जाते जा रहे हैं? क्वेश्चन योरसेल्फ। नेक्स्ट, कोर बिलीफ्स। कोर बिलीफ्स को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी पावरफुल। अगर आप खुद से ये क्वेश्चन करो कि मेरे कौन से 4 से 5 वो बिलीफ्स हैं जो मैं मानता हूं कि ये तो एब्सोल्यूट ट्रुथ है। मतलब अगर मैं ये बोलूं कि मेरी लाइफ में ना मुझे हर चीज मुश्किल से मिलती है, दिस इज अ बिलीफ। अगर मैं ये बोलूं कि मेरा पार्टनर जो है वो दिखता सुंदर है, जितने भी मैंने एक्स मेरे पार्टनर रहे हैं वो सारे सुंदर रहे हैं, बट वो ना कभी भी मेरे को समझ नहीं पाते हैं, वो कभी भी मेरे को उस लेवल का प्यार नहीं दे पाते जिस लेवल का मैं उनको प्यार देता हूं, और इस वजह से हमेशा हमारा ब्रेकअप हो जाता है। दिस इज अनदर कोर बिलीफ। जो भी आपका बिलीफ बैठा होगा इन योर रिलेशनशिप्स, इन योर मनी, इन योर फाइनेंसेस, जो भी आपकी बिलीफ है, जो आप बार बार रिपीट करते हो, आप उन्हीं चीज को मैनिफेस्ट कर लेते हो। नॉट लाइक एफर्मेशन के थ्रू आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो उसको, बट अगर आप किसी चीज में बिलीव करते हो, आपको पता ही नहीं है कि ये मेरी प्रॉब्लम है, अगर मेरे को पता ही नहीं है कि यार मैं इन लोगों को बार-बार अपनी तरफ क्यों अट्रैक्ट कर रहा हूं जस्ट बिकॉज़ आई एम अनकॉन्शियस, तो वो बिलीफ अनकॉन्शियसली बार-बार मेरे को फ़िल्टर लगा के उन्हीं लोगों को दिखाएगा। लोग वो जो टॉक्सिक वाले होंगे, जो शक्ल से अच्छे दिख रहे होंगे बट अंदर से वैसे होंगे जो मेरे साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, वो स्टैंड आउट करेंगे पूरे क्राउड में, जस्ट बिकॉज़ आई हैव दिस बिलीफ। सो बिलीफ का काम क्या होता है? बिलीफ फ़िल्टर लगाता है रियलिटी पे। जो भी आपका गंदा या फिर अच्छा बिलीफ है, वो आपको या तो आगे बढ़ने में मदद कर रहा है, या फिर वो आपकी एडिक्शंस को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाता जा रहा है, बिकॉज़ आप अपने बारे में ही खुद खुद कुछ ना कुछ गंदा सोच रहे हो। मे बी आप ये सोच रहे हो कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जिसको हमेशा ही पॉर्न और मैस्टरबेशन की एडिक्शन रहेगी, एंड उसके आगे पता क्या होगा? इट विल बिकम अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। वो खुद को सच बना लेगा, बिकॉज़ आपका दिमाग जब भी एक ऐसा थॉट प्रोड्यूस करेगा कि मैं अपने बारे में नेगेटिव फील करता हूं बिकॉज़ मैं अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहा हूं, जब भी आप खुद के बारे में नेगेटिव सोचोगे, इट विल क्लिक। बट जब भी आपके आगे कुछ आप अचीव करोगे, आपका दिमाग उस चीज को रजिस्टर ही नहीं करेगा। जब भी आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, जब भी आप ज्यादा पैसा कमाओगे, आपका इंटरव्यू आप क्रैक कर लोगे, वो आपका दिमाग पकड़ेगा ही नहीं, बिकॉज यू हैव अ नेगेटिव सेल्फ बिलीफ। उसने फिल्टर लगा रखा है कि जो भी पॉजिटिव चीजें हैं, जो मेरे इस पॉइंट वाले मैस्टरबेशन वाले और खुद को टेम्परेरी रिलीफ देने वाले बिहेवियर से मेरे को दूर करते हैं, उनको हटाओ, चाहे वो कितने मर्जी अचीवमेंट से, कितने मर्जी पॉजिटिव चीजों से जुड़े हों। दैट्स द पावर ऑफ बिलीफ्स। नेक्स्ट, कोर कंप्लेंट्स। क्या आपकी सबसे बड़ी कंप्लेंट है? क्या आप बार बार ये बोलते हो कि यार मुझे तो कभी भी पैसा मिलता ही नहीं है, मैं जितनी भी मेहनत कर लूं मेरी किस्मत में पैसा लिखा ही नहीं है, मैं जितना भी मेहनत कर लूं कोई भी मेरे को प्यार ही नहीं करता। These are your core complaints। मतलब बिलीव्स का ही एक और पार्ट होता है, बट दिस इज स्पेसिफिकली अराउंड द प्रॉब्लम्स दैट यू टॉक अबाउट कॉन्स्टेंटली। आप किस चीज के बारे में कंप्लेन कर रहे होते हो अपनी फैमिली के आगे, अपने फ्रेंड्स के आगे? थिंक अबाउट दैट, क्योंकि ये एक और सुराग है कि आपका ट्रॉमा किस चीज से जुड़ा है। नेक्स्ट, डिजायर्स एंड इनसिक्योरिटीज। पॉन के ऊपर जो मैंने रिसेंट वीडियो बनाई थी यूट्यूब पे, मैंने उसमें ये भी बताया था कि जो भी हमारा, जो हम पॉन की वेबसाइट्स खोल के देखते हैं, वहां पर हमारा डेटा ट्रैक होता है। इवन इफ यू यूज वीपीएन, जो भी आप यूज कर रहे हो, टेक्नोलॉजी इतनी सोफिस्टिकेटेड है कि जो भी उनको आपसे जानना है, दे नो, दे जस्ट नो कि किस टाइप का, किस एज का, किस टाइप की पर्सनालिटी का इंसान, किस जेंडर का इंसान, कहां पर अप्रोक्सीमेटली रहने वाला इंसान किस तरह के कैटेगरी वाले पॉर्न को देखता है। एंड बेस्ड ऑन दैट दे कैन जस्ट अंडरस्टैंड, दे कैन रिवर्स इंजीनियर द कैटेगरी एंड योर पॉर्न वॉचिंग हैबिट्स, और उसको रिवर्स इंजीनियर करके वो ये समझ सकते हैं कि इस इंसान की इनसिक्योरिटीज और इस इंसान की डिजायर्स क्या है, और फिर उस इनसिक्योरिटी और डिजायर के अराउंड लोगों के लिए प्रोडक्ट्स उनको
स्पॉन्सरशिप में और एडवर्टाइजमेंट में और मूवीज में दिखाए जाते हैं। और लोगों को ये चीज पता ही नहीं है। लोग ये बोल रहे होते हैं कि भाई क्या फर्क पड़ता है, मैं तो इनकॉग्निटो में खोलता हूं, मैं तो रेडिट पर जाकर देखता हूं, और अगर किसी को ये पता भी चल जाए कि मैं इस कितनी उम्र है मेरी या फिर मैं अप्रोक्सीमेटली कहां पर रहता हूं, तो इससे मेरा क्या ही जा रहा है। बट आप ये समझो कि कितने डीप लेवल पर हमारे अगेंस्ट साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा है। हमारे को बड़ी बड़ी कंपनीज मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है, और वो जो भी हमारी डिजायर और इनसिक्योरिटी है वो ही बेच रही है। उनको पहले पता लग जाता है कि तुम इस तरह की चीजें देख रहे हो, इस तरह की चीजों को तुम सर्च करते हो, एंड बेस्ड ऑन दैट दे कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि इस तरह का टॉय, इस तरह का प्रोडक्ट, इस तरह का ग्रूमिंग वाली कोई चीज तुम्हें पसंद आएगी, बिकॉज तुम इस तरह की चीज वहां पर देख रहे हो, तो वहां पे जो बंदा था वो इस टाइप का था, वहां पर जो फीमेल थी वो इस टाइप की थी। दे कैन जस्ट अंडरस्टैंड। उनके पास इतना सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी होती है कि वो इतनी सारी वीडियोस में से ये फिल्टर आउट करके समझ सकते हैं कि अच्छा लोग इस वजह से इस वीडियो को देखते हैं। सो नेवर अंडर एस्टिमेट कि आपके साथ सोसाइटी में बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करने की कोशिश करें जस्ट टू मेक मोर मनी। उनके लिए पैसा ही ऑक्सीजन है। सो बी वेरी केयरफुल। इस चीज को बहुत ज्यादा लोग हल्के में लेते हैं, बट यू डोंट अंडरस्टैंड कि किस लेवल पर तुम्हें कंडीशन करा जा रहा है। लास्ट हम बात करेंगे एंगर, इरिटेशन एंड रिजेंटमेंट। जब भी आप बहुत ज्यादा गुस्सा होते हो, जब भी आप किसी से बहुत ज्यादा इरिटेट होते हो, या फिर जब आप अपने अंदर फील करते हो कि यार मेरे अंदर बहुत ज्यादा कड़वाहट आ रही है, मैं इस इंसान को ना बहुत ज्यादा नेगेटिव फील कराना चाहता हूं, कोई भी ऐसी नेगेटिव फीलिंग होती है जिसको आप यूजुअली अपने साथ एसोसिएट नहीं करते हो, तब उस फीलिंग को अगर आप पकड़ो और आप रिवर्स इंजीनियर करके देखो कि आ कहां से रहा है, इसका सोर्स क्या है, अगर आप अपने एंगर को पकड़ कर देखो कि कहां जाता है ये, तो आपको एंड में हमेशा एक ही चीज मिलती है, और वो होती है आपकी डार्क साइड। हर वो चीज जिसको आप नेगेटिव समझकर अपनी ईगो से डिटैच करने की कोशिश करते हो, यार ये मेरी पर्सनैलिटी का पार्ट नहीं है, मैं तो अच्छा इंसान हूं, तो जो भी वो रिजेक्टेड पार्ट होता है वो अनकॉन्शियस बन जाता है। और वो अनकॉन्शियस बनने का मतलब बेसिकली ये है कि आपको पता ही नहीं है कि वो क्वालिटीज आपको किस तरह से कंट्रोल कर रही हैं। आप हमेशा ट्राई कर रहे हो कि आप नाइस बने रहो, आप हमेशा मुखौटा पहन के बैठे हो, लेकिन जस्ट बिकॉज आपकी डार्क साइड, आपकी इविल साइड एकदम अनकॉन्शियस है, तो वो आपको बिना की अवेयरनेस में आई कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। अब ये समझते हैं कि जो भी आपका पास्ट ट्रॉमा है वो खुद को आपकी बॉडी में किस तरीके से मैनिफेस्ट करता है। The subconscious mind extends into the body, so every bit of unconscious past manifests in our tightened tissues and armoring. And armor-like fascia develops on the parts of the body related to the specific bodily function affected by one's trauma. आप इस चीज को समझो कि हमारी बॉडी में थ्रू आउट द बॉडी एक मसल होती है जिसको बोला जाता है फैशिया। तो कई डॉक्टर्स पास में ऐसे थे जिन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो कहीं कहीं उनके पेशेंट्स ऐसे आते हैं उनके पास जिनके स्पेसिफिक टाइप का ट्रॉमा होता है, और उस स्पेसिफिक टाइप का ट्रॉमा उनकी बॉडी में टाइटेंड मसल्स के रूप में दिख रहा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको फियर ऑफ अबैंडनमेंट है, बिकॉज उसके बचपन में उसके पेरेंट्स उसको प्रॉपर अटेंशन नहीं देते थे, और वो हमेशा फाइट और फ्लाइट मोड में रहता था कि मेरे को कुछ भी हो सकता है, मम्मी पापा आसपास नहीं है, मेरे को डर लग रहा है, हमेशा उसकी सांस तेज रहती थी। तो उसको शांत करने के लिए उसकी बॉडी ने क्या किया, उसकी बॉडी ने चेस्ट के अराउंड की मसल्स को बहुत ज्यादा टाइट कर दिया, ताकि उसकी ब्रीदिंग थोड़ी कम हो जाए, ताकि उसकी पल्स कम हो जाए और वो इतना ज्यादा हाइपर वेंटिलेट ना करे। बच्चे को शांत करने के लिए उसकी चेस्ट टाइट हो गई, बट आगे चलकर यही टाइटनेस उसकी साइकोलॉजी को भी बहुत ज्यादा लिमिट कर देती है। समझो ये कितनी डीप बात है। आपके बचपन में जो भी हुआ था वो दिखता है आपकी बॉडी में, और आपकी बॉडी फिर से आपके उस बचपन के ट्रॉमा को जिंदा रखती है। तो अगर हम बॉडी में भी वापस जाके उन ट्रॉमा को बाहर नहीं निकाल ले, देन अगेन जो भी माइंड में हीलिंग हो रही है, जो भी आप बस किसी से बात करके सोच रहे हो कि हाँ बस बात करके ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। जितना जितना ज्यादा डीप ट्रॉमा होगा उतना ही ज्यादा उसने अपनी रूट्स बॉडी में फैला रखी होंगी, और तभी इनको बोला जाता है आर्मरिंग। आर्मर का मतलब क्या होता है, जैसे आपने फाइट्स में पहले देखा होगा कि लोगों की एक हाथ में स्वॉर्ड है, तलवार है, और दूसरे हाथ में आर्मर है, फिर उन्होंने पूरा ही बॉडी पर आर्मर पहना हुआ है। तो आर्मर का काम क्या होता है, आर्मर का काम होता है चोट से बचाना। तो बॉडी जो आर्मर बनाती है टिश्यू के मसल्स के रूप में, उनका भी सेम काम होता है कि ऑर्गन्स बचे रहें, और जो भी एक बच्चे को ट्रॉमा मिल रहा है वो उसके लिए जितना भी ओवरवेलमिंग है वो फिर भी इससे गुजर जाए। तो जो भी आपकी टाइटनेस है स्लोली हम समझते हैं वो किस तरीके से मैनिफेस्ट करेगी खुद को। द बॉडी इज कॉन्स्टेंटली लिसनिंग एंड एडजस्टिंग इटसेल्फ टू द एनवायरनमेंट, एंड आर्मर लाइक फैशिया डेवलप्स ऑन द पार्ट्स ऑफ द बॉडी रिलेटेड टू द स्पेसिफिक बॉडी फंक्शन। की हमने समझ लिया कि जो भी आपकी बॉडी का फंक्शन है और जो फंक्शन अफेक्ट हो रहा है स्पेसिफिक ट्रॉमा से, उसी फंक्शन के अराउंड वो चीज डेवलप हो जाती है। जैसे अगर आपको बचपन में अर्ली रिजेक्शन मिला होता है और इस चीज से आपके अंदर लैक ऑफ सेफ्टी डेवलप हुई है, तो ये आपकी बॉडी को फ्रेगमेंट कर देता है, आपकी बॉडी को टुकड़ों में बांट देता है, और आप फील नहीं कर पाते हो अपनी बॉडी को नेक डाउन से। मतलब आपको पता है कि हाँ पैरों में आप अगर किसी चीज को टच करो आपको फील होता है, बट एक सेंस ऑफ कनेक्शन वहां पर ना बहुत कम होता है। ट्रॉमा की लोकेशन यहाँ पर हमें बताई गई है वीक लेग्स, सिंबलाइजिंग लैक ऑफ ग्राउंडिंग एंड स्टेबिलिटी, और टेंस नेक, बैड पोस्चर, सिंबलाइजिंग विड्रॉल फ्रॉम द वर्ल्ड। मतलब कई लोगों को आपने देखा होगा जिनकी नेक ऐसी होती है वो अपनी बॉडी से दूर भागना चाहते हैं, मतलब नेक बहुत ज्यादा आगे होती है और जो पूरे शोल्डर्स होते हैं पूरी बॉडी पीछे की साइड है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा यूजुअली तभी होता है जब एक इंसान, एक बच्चे की बॉडी में कुछ ना कुछ बहुत ओवरवेलमिंग चल रहा होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, बहुत ज्यादा ट्रॉमा झेल रहा होता है, तो वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली अपने आप को पूरी बॉडी से दूर करने की कोशिश करता है। लेकिन नेक की मसल्स इतनी ज्यादा टाइट हो जाती है बचपन में ही कि वो पोजीशन वहीं पर फिक्स हो जाती है और वो हमेशा ही आगे होकर चलता है। पर्सनैलिटी ट्रेट्स, ओवर इंटेलेक्चुअलाइजेशन, यानी जो भी इंसान ऐसा होता है जो अपनी बॉडी से डिस्कनेक्टेड होता है, उसको ये वाला ट्रॉमा मिला होता है अर्ली रिजेक्शन का, तो वो बहुत ज्यादा आइडियाज की दुनिया में होता है। बिकॉज अगर वो बॉडी से डिस्कनेक्टेड है, वो स्पोर्ट्स में तो जाएगा नहीं, वो फुटबॉल तो खेलेगा नहीं, वो पियानो तो बजाएगा नहीं, तो वो क्या करेगा, वो एक ऐसी चीज करता है जो उसके सर से दिमाग से रिलेटेड होती है। वो आइडियाज में गुम हो जाता है, वो इंजीनियर बन जाता है, या फिर कोई भी ऐसा काम करता है जहां पर उसका दिमाग बहुत ज्यादा यूज हो और बॉडी का ज्यादा यूज ना हो, बिकॉज वो अपनी बॉडी को डिस्कनेक्टेड रखना चाहते हैं कि बॉडी में इतना स्ट्रेस है, इतना ट्रॉमा है, मैं से आइडेंटिफाई भी नहीं करता। सो ही इज वेरी डिटैच्ड फ्रॉम हिज बॉडीली फंक्शंस एंड बॉडीली फीलिंग्स। तो उसके अंदर होता है लैक ऑफ फेथ। आपको पता है क्या, हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं मैं उनसे ये भी पूछता हूँ कि आपका गॉड के साथ, फेथ के साथ क्या रिलेशनशिप है, बिकॉज उससे मुझे ये चीज पता लगती है। अगर एक इंसान अपने दिमाग में बहुत सारा लॉजिक में लॉस्ट होता है, तो मेरे पता लग जाता है कि अच्छा ये अपनी बॉडी से डिस्कनेक्टेड है और ये पक्का एग्जीक्यूशन नहीं ले पा रहा जो भी इसके प्लान्स है उनका। सो ही लैक्स फेथ, एंड इफ ही लैक्स फेथ उसका मतलब है कि ये कैलकुलेशन में गुम है, अपने लॉजिक में गुम है, अपने दिमाग में गुम है, और इसको किसी तरीके से मेरे को बस शरीर में लेके आना है। अगर ये बॉडी में आ जाएगा तो इसलिए एग्जीक्यूशन ईजी हो जाएगा। ये इतना सोचेगा नहीं, ये अपना कैलकुलेशन नहीं लगाएगा कि आगे चल के क्या होगा, मैंने ये रिस्क ले लिया तो क्या हो जाएगा। नो, इतनी कैलकुलेशन सिर्फ तभी आती है जब आप अपनी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होते हैं। जो भी एनिमल की बॉडी में प्रेजेंट होता है, चाहे वो कितना भी छोटा हो, आपने नेट जियो पर देखा होगा कि छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, बट जस्ट बिकॉज दे आर फुली प्रेजेंट इन देयर बॉडी, तो शेर के आगे भी उनसे लड़ने बैठ जाते हैं। जितना ज्यादा अपनी बॉडी में प्रेजेंट रहोगे उतनी ज्यादा अपनी करेज होगी, उतना ज्यादा आप लोगों से जब भी कन्फ्रंट कर रहे होगे आप स्टैंड ले पाओगे, आप डरोगे नहीं, आपको नहीं लगेगा कि यार ये तो मार देगा मेरे को, बिकॉज यू आल्सो फील वेरी पावरफुल इन योर स्किन। बट इन लोगों के साथ एक और प्रॉब्लम ये होती है, जस्ट बिकॉज दे आर नॉट प्रेजेंट इन देयर बॉडी, तो दूसरी जो बॉडीज होती है उनसे भी रिलेट नहीं कर पाते हैं, दे हैव डिफिकल्टी फॉर्मिंग इमोशनल कनेक्शंस।
ये जो कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं, इस तरह के लोग कनेक्शन भी इंटेलेक्ट के बेसिस पर बनाते हैं कि तुम इंटेलिजेंट कितने हो, अगर तुम मेरे साथ इंटेलेक्चुअल बातें कर सकते हो तो ही मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा। दूसरे टाइप का ट्रॉमा जो खुद को हमारी बॉडी में मैनिफेस्ट करता है वो होता है इमोशनल अनअवेलेबिलिटी। फिजिकल नेग्लेक्ट क्रिएट्स अ टेंडेंसी टू सीक वैलिडेशन। यानी जो भी इंसान ऐसा होता है जिसको बहुत अर्ली चाइल्डहुड में पेरेंट्स का प्यार, पेरेंट्स की प्रॉपर अटेंशन नहीं मिली होती, तो वो वैलिडेशन सीख करना शुरू कर देते हैं। बट इसकी लोकेशन कहाँ पर होती है? ऐसे लोगों की चेस्ट बहुत ज्यादा कोलैप्स होती है, वो आगे या तो झुककर चल रहे होते हैं या फिर वो कहीं ना कहीं अपने हर्ट को बचा रहे होते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस एंड लॉन्गिंग। इस तरह के लोगों की मसल टोन बहुत ज्यादा वीक होती है, ये डिपेंड बहुत ज्यादा करते हैं दूसरों पे, दे आर नॉट सेल्फ सफिशिएंट। ये अपने मुंह के अराउंड, जॉ के अराउंड बहुत ज्यादा टेंशन होल्ड करते हैं बिकॉज दे ऑलवेज वांटेड टू स्पीक समथिंग, बट कभी भी इनको बोलने की ना तो हिम्मत हुई और कभी भी ना तो इनको बोलने का बचपन में मौका मिला। इनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स होती है डिपेंडेंसी, क्लिंगीनेस एंड टेंडेंसी टू सीक वैलिडेशन और सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। आप खुद में देखकर ये समझ सकते हो कि आपकी चेस्ट कैसी है और आपकी बॉडी में मसल टोन किस तरीके की है। ज्यादा लोगों में ये देखा गया कि जॉ और माउथ से ही आपको पता लग सकता है कि आपको कोई बोलने नहीं दिया गया था, तो आपको पता होगा कि आपको ये वाला प्रॉब्लम है। थर्ड, इफ यू वर बिट्रेड और मैनिपुलेटेड बाय केयरगिवर्स। तो उसमें होता क्या है, ऑफन इन एनवायरमेंट्स वेयर द चाइल्ड वाज मेड टू फील पावरलेस और यूज्ड एज अ टूल फॉर केयरगिवर्स नीड्स। बहुत बार हमारे पेरेंट्स बचपन में हमें मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं और अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं हमें यूज करके। कभी वो हमें कोई काम बोलते हैं, कभी वो हमें बोलते हैं कि हम अपने रिलेटिव्स के आगे एक सर्टेन में एक्ट करें। और अलग अलग तरीकों से जब एक बच्चे को मैनिपुलेट किया जाता है और एक सर्टेन एज के बाद जब बच्चा समझने लगता है कि यार मेरे साथ तो धोखा हो रहा था इतने टाइम से, तब बच्चे का जो ट्रॉमा होता है वो कहीं ना कहीं एक रिबेलियस नेचर के रूप में दिखता है। तो ट्रॉमा लोकेशन इस केस में क्या होती है? पफ्ड अप चेस्ट एंड शोल्डर्स क्रिएटिंग एन इल्यूजन ऑफ स्ट्रेंथ, ओवर डेवलप्ड अपर बॉडी कंपेयर्ड टू द लोअर बॉडी, रिफ्लेक्टिंग अ नीड फॉर डोमिनेंस एंड कंट्रोल। मतलब जो लोग इमेजिनरी लैट सिंड्रोम होता है ना, जिनको जो चौड़े होकर चल रहे होते हैं, वो प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि वो कितने वाइड, कितने स्ट्रॉन्ग है, उनके पास ये वाला ट्रॉमा होता है। वो अपने पेरेंट्स से बिट्रेड फील कर रहे होते हैं, सो दे एक्सपैंड देमसेल्व्स टू शो कि मैं भी कम नहीं हूं। आपने जिम में भी ऐसे कई लोगों को देखा होगा कि जो बहुत चौड़े होकर चल रहे होते हैं और उनको देख के ऐसा लग रहा होता है कि ये अभी किसी को पीट देंगे, बट व्हेन यू टॉक टू देम या फिर आप उनसे जब दोस्ती करते हो आपको ये समझ आता है यार ये तो बड़ा हल्का इंसान है, ये तो अंदर से बहुत ज्यादा सॉफ्ट है और मैं ही इसको मैनिपुलेट कर सकता हूं। देन यू नो कि उसकी एक्चुअल में डीप साइकोलॉजी क्या है। इस तरह का जो इंसान होता है इसकी पर्सनालिटी ट्रेट्स में ही इज वेरी कैरिज्मेटिक, वो कंट्रोल चाहता है और वो खुद भी मैनिपुलेशन सीख जाता है अपने पेरेंट्स से। और उसके साथ ही वो किसी के आगे भी वल्नरेबल नहीं होना चाहता, बिकॉज अगर आप एक टिपिकल वो जिम वाली इमेज को वापस अपने दिमाग में लाओ, जो भी इंसान चौड़ा होकर चलता है वो क्यों ऐसे प्रिटेंड कर रहा होता है कि वो वीक नहीं है? क्योंकि लड़कों के अंदर ये चीज होती है, क्यों कई लड़कियों के अंदर भी आजकल ये चीज होती है जो मैस्कुलिन होती है कि मेरे को लोग वीक नहीं दिखना, मेरे को वल्नरेबल नहीं दिखना, दिखाना खुद को। दिस इज बिकॉज दे ऑलवेज वांट टू कंपनसेट फॉर अ लैक ऑफ इनर कंट्रोल। जो उनको बचपन में कभी कंट्रोल नहीं मिला, वो बाहर से ऐसा दिखाना चाहते हैं कि हाँ देखो मैं सॉर्टेड हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ और कोई मेरे को तंग नहीं कर सकता है। दैट्स देयर साइकोलॉजी। फोर्थ, ह्यूमिलिएशन और कांस्टेंट क्रिटिसिज्म इन द चाइल्डहुड, ऑफन बाय कंट्रोलिंग पेरेंट्स फील द शेम टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। अगर आपके कंट्रोलिंग पेरेंट्स थे और उन्होंने आपकी बेइज्जती की, मेरी टीचर्स के आगे, अपने रिलेटिव्स के आगे, आपके भाई बहन के आगे, या फिर आपको हमेशा नो सुनने को मिला था। हमने एक बुक के बारे में बात की थी यूट्यूब में एक रिसेंट वीडियो में कि ये एक स्टैट है कि जो लोएस्ट इनकम वाले पेरेंट्स होते हैं, जो लोएस्ट इनकम वाली फैमिलीज होती हैं, वहां पर बच्चों को सबसे ज्यादा नो बोला जाता है। सबसे ज्यादा मतलब 1,25,000 वर्ड्स नेगेटिव एक बच्चे को सुनने मिलते हैं टिल द एज ऑफ 4। जबकि अगर हम एक हाई इनकम हाउस होल्ड के बारे में बात करें तो वहां पर 5,60,000 पॉजिटिव वर्ड सुनने को मिलता है एक बच्चे को। तो दोनों में वर्ड गैप आप इमेजिन कर सकते हो। अगर एक बच्चे को बार बार नो, बार बार नेगेटिव चीज सुनने को मिलेगी, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो मत करो, इस चीज को मत छुओ, वहां नहीं जाना, तो एक इंसान जो होता है उसकी साइकी बहुत ज्यादा लिमिट में ही ग्रो कर पाती है। उसकी जो खुद को लेकर बिलीफ्स होते हैं वो बहुत ज्यादा नेगेटिव होते हैं। और तभी इस टाइप का जो इंसान होता है ये हमेशा पैसिव रहता है। ये हमेशा बोल रहा है कि सब मेरे से ऊपर है, मैं सबसे नीचे हूं, बिकॉज मम्मी पापा ने हमेशा मेरे को ना बोला ना। दैट्स देयर साइकोलॉजी। सो देयर ट्रॉमा लोकेशन इज टेंशन इन द एब्डोमेन, हिप्स एंड पेल्विस, रिफ्लेक्टिंग सप्रेस्ड एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन। जो भी मम्मी पापा के अगेंस्ट आपका एंगर होता है, आप उनको यूजुअली बॉटम हाफ में अपने रिप्रेस करते हो। मैंने एक बार जिम में एक ऐसा बच्चा देखा था जो जिसके फादर की डेथ हुई थी और मेरे को पता नहीं था कि क्या उसके घर में सीन चल रहा है, तो उसके ना हिप्स बहुत ज्यादा वाइट है, मतलब बॉडी नॉर्मल चल रही है और एकदम से हिप्स मतलब नॉर्मल से ज्यादा डिस्प्रोपोर्शनल वे में वाइट जा रहे थे। तो मैंने फ्रेंड्स को बोला कि इसके साथ ना कुछ ना कुछ पक्का हुआ है, बिकॉज इसकी साइकोलॉजी और इसका ट्रॉमा इसकी बॉडी में दिखा है। वो बोल रहे थे कि नहीं सर तू ओवरथिंक करता रहता है, हमेशा इन चीजों के बारे में बात करता रहता है। बट 2 मिनट मैंने उनसे और बात की, देवर लाइक कि हाँ इसके पापा ने ट्रेन का खुद के सुसाइड कर ली थी, तो इसके अंदर वो सब चीजों का एंगर है, कभी-कभी ये बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है और हमारे से भी लड़ाई करता है। एंड आई वाज लाइक कि तुम बोल रहे हो कि कुछ है नहीं, हमेशा जो ट्रॉमा होता है, जो एंगर होता है, कुछ भी जो इंटेंस इमोशन है वो आप किसी को भी दिखा नहीं सकते, बिकॉज सोसाइटी में आपको रहना है, वो कहीं ना कहीं तो दिखेगा। कहां पर आप उसको छुपा के रखोगे? कोई आपकी पॉकेट तो है नहीं, आप उसको अपनी बॉडी में छुपाओगे। तो इस तरह के जो लोग होते हैं कि पर्सनालिटी ट्रेट ऐसे होते हैं कि ये ऊपर से पैसिव होते हैं, दे आर सेल्फ सैक्रिफाइसिंग, ओवरली अकोमोडेटिंग, ऑफन एट द एक्सपेंस ऑफ देयर ओन नीड्स। तो ये जिस बच्चे के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये ऊपर से बहुत ज्यादा नाइस था, बट ऑब्वियसली मेरे दोस्त बता रहे थे कि जब ये ड्रिंक कर लेता है, थोड़ा सा भी ये अपने आप को लूज छोड़ देता है, तब ये सबको गालियां देता है और ये सबसे लड़ाई करता है। पैसिव, सेल्फ सैक्रिफाइसिंग ऑन द सरफेस, वेरी नाइस एंड पीपल प्लीजर ऑन द सरफेस, बट डीप इनसाइड छुपा है ये सारा evil qualities. Fifth, conditional love during childhood based on one's performance makes the person hold high expectation of himself and creates uptightness, stubbornness in the personality. जब भी एक बच्चे को बहुत कंडीशनल वे में प्यार किया जाता है, यानी उसको बोला जाता है कि अगर तुम्हारे अच्छे मार्क्स आए तो ही तुम्हें वो फोन, तो ही तुम्हें वो बाइक, तो ही तुम्हें वो गाड़ी मिलेगी, या फिर तो ही तुम्हें हम वहां उस ट्रिप पर जाने देंगे, या फिर आपको ट्रिप और इसको भी छोड़ दो। कई बच्चों के साथ बेचारों के साथ ये होता है, उनको बस ये बोला जाता है, उनको बस ये दिखाया जाता है कि अगर तुम्हारे मार्क्स आएंगे तभी मम्मी पापा का प्यार मिलेगा। सोचो ये कितनी सैड चीज है, बट दिस हैपेंस ऑल द टाइम। और इस तरह के लोग जो होते हैं वो अपने आप से इतना ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि वो खुद पर कभी ढील नहीं छोड़ते। हम बात करते हैं कि ठीक है मंक मोड होता है आपका कि कुछ आप 30 दिन तक, 60 दिन तक, 6 महीने तक आप इस फेज में रहो। ये बेचारे अपने आप को हमेशा घसीटे रखते हैं और फिर भी कुछ भी अचीव नहीं कर पाते, बिकॉज़ दे आर ऑलवेज एग्जॉस्टेड, दे आर वे टू परफेक्शनिस्ट। और उस वजह से वो हमेशा काम कर रहे होते हैं, हमेशा काम करने की वजह से जस्ट टू मेक देमसेल्व्स फील गुड अबाउट देमसेल्व्स कि हाँ मैं कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, वो अचीव नहीं कर पाते। ट्रॉमा लोकेशन क्या है? ट्रॉमा लोकेशन इज इन द स्पाइन, कि उनको अपटाइट रहना है, उनको हमेशा सीधे होकर बैठे रहना है, जैसे टाई उनकी लगी हुई हो, हमेशा वो रेडी हो कुछ ना कुछ प्रूव करने के लिए खुद को, reflecting a drive for perfection and uprightness. Tight chest, diaphragm symbolizing suppressed vulnerability and emotions, rigid legs, pelvis representing repressed sexuality and a need for control. Personality traits होंगे इनके. They are very perfectionist, high achieving, emotionally reserved with a strong need to maintain appearances. कई बार आप ऐसे लोगों को देखोगे जो नार्सिसिस्ट टाइप के दिखते हैं, हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब ऊपर से वो दिख रहे हैं कि यार ये तो हर चीज में खुद को ऐसे मेंटेन करके रखते हैं, ये दूसरों को हमेशा नीचे दिखा रहे होते हैं, बट इनसाइड ऑफ देम
This is their psychology. Note, these armors are not just physical but also energetic and emotional. They serve as survival mechanisms protecting individuals from pain but often limiting their capacity for authenticity, connection, and vitality. A tendency for addiction is high in every traumatic case because the search for love, wholeness, and acceptance is not finished by body's adaptation as well. जितना भी बॉडी अपने आप को डेवलप कर ले, अलग अलग जगह पर आर्मरिंग बन जाए, बॉडी को कंपनसेट कर रही है इतने सारा स्ट्रेस से डील करने के लिए, बट फिर भी जो आपको होलनेस, जो लव और जो एक्सेप्टेंस चाहिए थी अपने आसपास के लोगों से, वो तो फिर भी नहीं मिली. Even in all the compensations, the real thing, that is the love and esteem, they are still missing. Endless warm hugs. Addiction expert Gabor Mate compares addiction to a warm hug that we craved in our childhood but we never got. जब भी आप एडिक्शन के बारे में बात करते हो, चाहे कोई ड्रग की एडिक्शन हो, चाहे वो एक बिहेवियर हो, लोगों को प्लीज करने की बात हो, चाहे वो पॉर्न देखने की बात हो, चाहे वो जंक फूड खाने की बात हो, चाहे वो मैस्टरबेट करने की बात हो, आप बेसिकली अपने मम्मी या फिर पापा से एक हग मांग रहे हो. This means subconsciously you don't actually want to see your favorite type of porn or masturbate multiple times a day. You crave the love directly or indirectly, that is, through the feeling that you are being good enough by achieving or accommodating others, violation of which results in desperate attempts to fill this void of missing love. जितना भी आप कोशिश कर लो, जितना भी आप खुद को प्रूव करने की कोशिश कर लो, अपने मार्क्स अच्छे ले आओ, अपना पैसा कमा लो, जब तक आपको वो चीज़ नहीं मिलती जो आपको बचपन में फील हुआ था कि आपसे छीन ली गई है, तब तक कहीं ना कहीं से आप प्लेजर निचोड़ने की कोशिश करते रहोगे और अपनी एडिक्शन को जिंदा रखोगे. नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खास जानकारी लेकर आया हूं। आप सभी को पता है कि इंटरनेट पर बहुत से कोर्सेज हैं जो महंगे होते हैं और हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं होते। तो मैं आपके लिए एक बेहतरीन मौका लेकर आया हूं। हमारी साइट riazmm.shop पर आप बिल्कुल मुफ्त में 90 से ज्यादा कोर्सेज डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आपको ध्रुव राठी के सभी कोर्सेज, बाईटी ज्ञान, गीगल वीडियो एडिटिंग जैसे कोर्सेज के साथ और भी कई शानदार कोर्सेज मिलेंगे जो हर फील्ड में आपकी मदद करेंगे। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हों, स्किल्स सीख रहे हों या करियर में आगे बढ़ना चाहते हों, तो जल्दी से हमारी साइट riazmm.shop पर जाइए, फ्री में ये कोर्सेज पाएं और अपने दोस्तों के साथ भी ये जानकारी शेयर करें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप तक हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।